नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। दिल्ली की खबरों की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रोफेसर डॉक्टर रवि प्रकाश बने अध्यक्ष। प्रोफेसर त्रिनिदाद के आर्य प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष ने दी बधाई। कहा डॉक्टर रवि के साथ वैदिक शिक्षाओं को बढ़ाएंगे आगे। दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर भीड़ से मिलेगी राहत। ब्लू रेड येलो की सभी ट्रेनों को 8 कोच का करेगी डीएमआरसी। डीएमआरसी ने संख्या बढ़ाने के लिए मंगवाई 120 कोच। देश में बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के केस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा वैक्सीन के लिए खत्म हो उम्र की सीमा। और दिल्ली पुलिस कोरोना पर हुई सख्त। कोरोना के निर्देश को पालन नहीं करने पर काटे चालान। दिल्ली में कई रेस्टोरेंट और होटल के मालिक पर एफआईआर दर्ज। प्रोफेसर डॉक्टर रवि प्रकाश को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में अध्यक्ष प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए त्रिनिदाद के आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष रोशन पारस राम सिंह ने बधाई दी है। वहीं पारस राम सिंह ने कहा है कि त्रिनिदाद के एपीएस विश्व में वैदिक शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर रवि प्रकाश के साथ काम कर रहे हैं और दुनिया को महान बनाने में, वैदिक शिक्षाओं को बढ़ावा देने में जोश के साथ तैयार है। इसी के साथ पारस राम सिंह ने कहा है कि उन्हें डॉक्टर रवि प्रकाश पर पूरा भरोसा है। डॉक्टर रवि प्रकाश पर भरोसा जताया है और कहा है कि पूरा भरोसा है और विश्वास है कि वो अच्छा काम करेंगे। इस मौके पर पारस राम सिंह ने कहा है कि प्रोफेसर डॉक्टर रवि प्रकाश इस बात का प्रमाण है कि अच्छी चीजें उन लोगों के लिए आती हैं जो एक सार्थक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बलिदान करने को तैयार हैं। वहीं उन्होंने अपने जीवन और कैरियर में इस मील के पत्थर की उपलब्धि पर आभार जताया है और कहा है कि वो आज गर्व महसूस करते हैं और अपनी अगली चुनौती पर उठने की क्षमता में विश्वास करते हैं। बहुत ही प्रसन्नता की हम सब के लिए बात है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद की विचारधारा और उनकी फिलॉसफी पर रिसर्च करने के लिए और उसको पूरे विश्व स्तर पर प्रसारित करने के लिए दयानंद चेयर स्थापित हुई है यूजीसी की ओर से। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य और प्रसन्नता का विषय है। दूसरी बात, इसमें जो डॉक्टर रवि प्रकाश जी को अध्यक्ष के तौर पे वहां पर चुना गया है, तो ये और भी अधिक प्रसन्नता और भी अधिक गर्व की बात है कि एक ऐसे विद्वान का चयन हुआ है जिनकी महर्षि दयानंद की जो विचारधारा है उस पर बहुत एक प्रकार से गहन अध्ययन है, गहन रिसर्च है। पहले ही डॉक्टर रवि प्रकाश जी ने ऋषि दयानंद जिस बात को सबसे अधिक मानते थे, उनकी मान्यता थी बैक टू दी वेदाज, वेदों की ओर लौटो। ऋषि दयानंद वेद को पूरी दुनिया की समस्त समस्याओं के समाधान के रूप में देखते थे। वेद को सबसे अधिक प्रामाणिक ज्ञान और विज्ञान मानते थे। वेद को ईश्वर की वाणी मानते थे। सब सत्य विद्याओं का एक प्रकार से भंडार वेद को वो मानते थे। ऐसे महर्षि दयानंद की पीठ में वेदों का जो वास्तविक स्वरूप है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान है, उसको पूरी दुनिया के सामने रिसर्च के माध्यम से प्रस्तुत करने का जो कार्य और जो क्षमता डॉक्टर रवि प्रकाश जी में है, मैं समझता हूं कि उससे न केवल वेदों को बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती को भी और प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति को भी पूरी दुनिया के अंदर एक विशेष पहचान मिलेगी। आज सबसे पहले ये भी हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जैसे ही डॉक्टर रवि प्रकाश जी की विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद चेयर के चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति हुई, तुरंत हमको इस बात का समाचार मिला और हमने उनका आग्रह किया कि वे यहाँ रोहतक के पास में ही वैदिक विचारधारा का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार केंद्र स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ है, जिसमें मिशन आर्यावर्त न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में
वैदिक विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। तो डॉक्टर रवि प्रकाश जी को हमने यहाँ पर इस केंद्र में आमंत्रित किया और उन्होंने सहज बड़े सहृदयता से हमारा निमंत्रण स्वीकार कर यहाँ पर वो पधारे और यहाँ पर कई गांव के आर्य समाज के जो अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उन सबों ने आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के सन्यासी, चारों वेदों के विद्वान, व्याकरणाचार्य, दर्शनाचार्य स्वामी चंद्रवेश जी महाराज का आशीर्वाद भी डॉक्टर रवि प्रकाश जी को प्राप्त हुआ। मैं चाहता हूं कि दयानंद चेयर पे जो हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान है, जैसा कि महर्षि दयानंद ने कहा था कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो वो जो सब सत्य विद्याएं हैं उन पे हम रिसर्च करेंगे कि किस प्रकार से भारत में ज्ञान विज्ञान पल्लवित हुआ और सारी दुनिया में वहां से फैला। दूसरे, हम कुछ छोटे छोटे कोर्सेज चलाना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी मेन स्ट्रीम्स में पढ़ते हैं उनकी अगर अपनी विधा में प्राचीन भारत के ज्ञान से के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की रुचि है तो उनको वह ज्ञान दिया जाए। क्योंकि एक तो रिसर्च वर्क जो शोध करना चाहते हैं उनको हम जोड़ेंगे, दूसरा लेक्चर्स ताकि विद्यार्थियों को अपने पास्ट से प्रेम हो, वो उससे जुड़ने की कोशिश करें कि हमारा पास्ट जो है भूत है इतना गंदा नहीं है जिस प्रकार से उसको प्रोजेक्ट किया गया है। और दूसरे, हम उसमें सेमिनार कराएंगे, एक ओन गोइंग सेमिनार ऑन वेद एंड वैदिक साइंसेज। ओन गोइंग सेमिनार का मतलब हर समय कोई भी विद्वान आएगा, उसमें लेक्चर होते रहेंगे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और सेमिनार की बजाय। और साथ साथ ये भी हम कराना चाहते हैं, महर्षि दयानंद की ये जो पीठ है बनाई हुई है ये यूजीसी के द्वारा आई है। इसका पूरा समय 7 वर्ष का है, तो 7 वर्ष के बाद ये शायद फिर खत्म भी हो जाएगी या कोई एक्सटेंशन मिले तो अलग बात है। तो ये एक विशेष कुछ प्रावधान है यूजीसी के नियमों में, उसके तहत इस पीठ को लाया गया है। तो इस पीठ में यही पेट भरने की शिक्षा न देके जो आत्मा का भोजन है उसकी भी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आत्महत्या का अर्थ है जो आत्मा का भोजन नहीं खिलाता अपने आप को, वो आत्महत्यारा है। इस पीठ में जो आत्मा का भोजन है, जो मन का भोजन चाहिए, हम वो भोजन परोसने की कोशिश करेंगे। संस्कार की, संस्कृति की शिक्षा भी आवश्यक है। ये तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आर्य समाज के लोग बड़े भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता प्रारंभ से ही बहुत ज्यादा उसके बारे में जागरूक हैं। और स्वामी श्रद्धानंद से लेकर के स्कूलों की, कॉलेजों की स्थापना हुई, गुरुकुलों की स्थापना, आज के अंदर इस देश के अंदर जितने भी अच्छे अभियान चले वो सारे आर्य समाज ने चलाए। और इस देश की आजादी में जो भाग लेने वाले लोग थे उसमें 80% लोग आर्य समाज से प्रभावित थे। तो ऐसे समाज के जो वरिष्ठ जन हैं उनसे अगर मेरा कोई सम्मान होता है तो वो मेरे लिए सचमुच ही गौरव की बात है। वहीं कोरोना वायरस की रफ्तार हर रोज बढ़ती जा रही है। अब कोरोना की लहर पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, अब कोरोना की रोकथाम के लिए राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगेगा। दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं और साथ ही आपको यह बता दें कि जितने भी आवश्यक चीजें हैं सिर्फ उन्हें ही छूट रहेगी। इसमें इमरजेंसी मूवमेंट भी है जिनकी सिर्फ परमिशन होगी, लेकिन इस दौरान तय समय के बीच लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। बता दें कि सोमवार को दिल्ली में कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा हो गई, जिसके बाद सरकार ने तुरंत ऐसा कदम उठाकर कोरोना की रोकथाम के लिए कोशिश की है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5% से कम पॉजिटिविटी रेट सुरक्षित है। बता दें कि नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा किसी का घूमना फिरना और सड़कों पर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सरकार ने इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी है। जिनको नाइट कर्फ्यू से छूट मिली है उनको कई श्रेणियों में बांटा गया है। अधिकारियों को आई कार्ड दिखाना होगा, वहीं ऐसी श्रेणी भी बनाई गई है जिनमें लोगों को ई पास लेने होंगे। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी डीटीयू के छात्र आज से सरकारी स्कूलों के छात्रों को उनके घर जाकर पढ़ाई में मदद करेंगे।
दरअसल विश्वविद्यालय ने सरकारी स्कूलों के छात्रों की क्लास की पढ़ाई से लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की योजना तैयार की है। इसके लिए डीटीयू ने बाकायदा लैब ऑन व्हील मोबाइल वैन भी तैयार किए हैं। बता दें कि इस योजना को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लॉन्च करेंगे। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री और सीनियर लीडर कैलाश गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम माइक ऑन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम जब भी बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी या सरकार का और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ये सपना रहा है कि जिस प्रकार से क्रांतिकारी काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ और काफी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हुआ, उसी प्रकार से दिल्ली में भी वर्ल्ड क्लास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक एमओयू आप कह सकते हैं, एक पार्टनरशिप आप कह सकते हैं, एक कोलैबोरेशन आप कह सकते हैं, IIIT दिल्ली के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने किया। हमारे साथ डायरेक्टर हैं प्रोफेसर अंजन बोस IIIT के, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट आशीष कुंद्रा जी भी साथ में हैं। तो इस बेसिकली जो ये पार्टनरशिप है, इसका दिल्ली नॉलेज डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा 6.1 करोड़ की फंडिंग दी जाएगी और ये जो सेंटर है, इस सेंटर का नाम रखा गया है सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी। तो मोबिलिटी और उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, किस प्रकार से पूरा जो हमारा दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको किस प्रकार से एक वर्ल्ड क्लास के लेवल पे लेके हम आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम जब भी बात करते हैं तो सबसे पिछले लगातार काफी सालों से हर बार एक ही सवाल, चाहे वो मीडिया है चाहे पब्लिक है, एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि जी बसें कब आ रही हैं। लेकिन अगर आप पूरी बड़ी पिक्चर को देखें तो बसें ऐड करना दिल्ली की सड़कों पे उसका एक बहुत अहम और छोटा कंपोनेंट है। लेकिन किस प्रकार से हमारी बसें दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगी, किस प्रकार से बसों की सर्विस मिल पाएगी, किस प्रकार से उन बसों की जानकारी पैसेंजर को मिल पाएगी, किस प्रकार से हम उन बसों को और रिलायबल हम बना सकेंगे, किस प्रकार से वो बसें सही टाइम पे आ रही हैं, उसकी जानकारी पैसेंजर को मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही। जब तक इन चीजों को पैसेंजर तक, पब्लिक तक नहीं पहुंचाएंगे, मैं नहीं समझता कि हम पूरा हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं। तो आज अगर हम बात करें सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी, जो ये पार्टनरशिप है, तो कुछ चीजें आज हम प्रेजेंट की हल करेंगे और कुछ चीजें जो हमें फ्यूचर के लिए चाहिए होंगी उनको हम हल करेंगे। ये पूरा जो सेंटर है ये IIIT में दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है वहां पर स्टेशन होगा और इसमें टेक्नोलॉजी और डेटा का किस प्रकार से हम उनको एनालाइज करके, किस प्रकार से उन पर रिसर्च करके हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और किस प्रकार से बेहतर बना सकेंगे, इस पे लगातार काम किया जाएगा। अगर आपको मैं सिर्फ छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने देखा हुआ कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग, जो हम ओपन टिकटिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, ये कुछ महीने पहले IIIT दिल्ली की कोलैबोरेशन के साथ ही पहली बार शायद देश में किस प्रकार से ETM पे ना रिलाय करके, कंडक्टर पे ना रिलाय करके किस प्रकार से पैसेंजर
अपने मोबाइल से ही वो टिकट खरीद सकता है। ये एक सपना था जिसको साकार बनाया। ये IIIT दिल्ली के कोलैबोरेशन के साथ ही किया और आपको ये खुशी होगी जानकर कि आज लगभग डेली 70,000 जो टिकट्स हैं, 70,000 जो पैसेंजर टिकट्स खरीदते हैं वो कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग से ही खरीदी जा रही हैं। और अगर हम पूरे टिकटिंग की बात करें तो लगभग ये 6% से ऊपर इसका, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 6% से ऊपर ये आंकड़े हैं। तो इसी प्रकार से ओपन ट्रांजिट डेटा, ये मैं बता रहा हूं कि इस सेंटर में लगातार किस प्रकार से किन किन प्रोजेक्ट्स पे अध्ययन किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी और किस प्रकार से हम दोनों चीजों को इंटीग्रेट, एक तरफ हमारी टेक्नोलॉजी है, एक तरफ जो डेटा हमें मिलेगा उनको किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे और पैसेंजर तक, पब्लिक तक हम पहुंचाएंगे। तो इसी प्रकार से ओपन ट्रांजिट डेटा, कुछ टाइम पहले जितनी भी हमारी क्लस्टर की बसें थी उनकी लोकेशन पैसेंजर अगर चाहे तो वो रियल टाइम लोकेशन देख सकते हैं। तो आज जितनी भी डीटीसी की और जितनी भी क्लस्टर की जो बसें हैं वो सारी हम रियल टाइम उनकी लोकेशन देख सकते हैं। जो ये ओपन ट्रांजिट डेटा है इसका जो पूरा प्लेटफॉर्म किस प्रकार से बनेगा वो भी इसी सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी है, इसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा। जो भी स्टार्टअप्स हैं जो और ऐप बनाना चाहते हैं, जैसे आज अगर हम बात करें तो लगभग 7 अलग अलग ऐप ओपन ट्रांजिट डेटा यूज करके वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो जितने भी और भी लोग अगर डीटीसी की बसों की लोकेशन देख के उनका जो ओपन ट्रांजिट डेटा है, अगर क्लस्टर की जो बसेस की लोकेशन के ऊपर उनको बेस बना के अगर कोई भी अगर ऐप बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। रादर जितने भी इस प्रकार के इनोवेटिव जो आइडियाज हैं और स्टार्टअप्स हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि ओपन ट्रांजिट डेटा की जो फैसिलिटी है, जो पूरी रियल टाइम में बसों की जो लोकेशन इस सेंटर के द्वारा दी जाएगी उसको बेस मान के अगर वो किसी प्रकार से अगर कोई इनोवेटिव आइडिया के ऊपर अपना ऐप बनाना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। जितने भी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारी पॉलिसी है उसके द्वारा जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और दिल्ली में जो भी चार्जिंग स्टेशन का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा वो भी इसी सेंटर के द्वारा पूरा एक ऐप में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि आप किसी भी अगर चार्जिंग स्टेशन की अगर लोकेशन आप जानना चाहते हैं, वो वेकेंट है, खाली है या ऑक्यूपाइड है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है, इंफॉर्मेशन है, वो भी इसी सेंटर के द्वारा पूरा जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एक ओपन डेटाबेस है उनकी लोकेशन के बेस पे वो पूरा ओपन होगा सबके लिए। उस पर भी अगर कोई रिसर्च करके अगर अपना कोई ऐप बनाना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। ये सारी चीजें जो हमारा एक वन डेली ऐप है, ये सारी चीजें अवेलेबिलिटी, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी इंटीग्रेशन इवेंचुअली वन डेली ऐप में होगा। इसको और एक्सपेंड करते हुए हमारे जितने भी और भी हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो हिस्सा हैं, चाहे वो आरटीबीज हैं, चाहे ग्रामीण सेवा हैं, चाहे ऑटोज हैं, चाहे हमारी मेट्रो हैं, ये सारी चीजें इवेंचुअली वन डेली ऐप में इंटीग्रेट कर दी जाएंगी और उसका भी जो पूरा इंटीग्रेशन का जो काम है वो भी इसी सेंटर के द्वारा किया जाएगा। हमारे जितने भी अलग अलग बस क्यू शेल्टर्स हैं इन पे जो पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो लगने हैं उसका भी पूरा इंटीग्रेशन का काम भी इसी सेंटर के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा यही मेन जो पॉइंट्स हैं इस सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी के, ये मुख्य जो हैं बिंदु रहेंगे। इसके अलावा और भी जितनी भी चीजें हैं, जैसे हम रूट रैशनलाइजेशन की बात करते हैं कि किस प्रकार से रूट और साइंटिफिक हो, किस प्रकार से और जहां पैसेंजर का लोड है आगे आगे बढ़ते हुए, जिस प्रकार से अगर आपने देखा होगा और जो डेवलप्ड नेशंस है वहां जो सिटीज हैं, अगर
किसी रूट पे किसी कारण से पैसेंजर का लोड अगर बढ़ गया है तो ऑटोमेटिकली ज्यादा बसें उस पे डाइवर्ट हो जाती हैं। ये हमारा अल्टीमेट गोल होगा। ये भी इन सभी चीजों का इंटीग्रेशन भी इसी सेंटर के द्वारा होगा। नए रूट्स हैं, कहां से पैसेंजर ज्यादा हैं, कौन से बस स्टॉप्स या कौन से हमारे जो बस टर्मिनल्स हैं वो कौन से ज्यादा यूज हो रहे हैं, ये सारा डेटा जो भी इकट्ठा डेटा होगा, चाहे वो ईटीएम्स के थ्रू है, चाहे गूगल मैप के थ्रू है, चाहे हमारा जो जीपीएस का डेटा है उसके थ्रू है, ये सारा इंटीग्रेशन और इसके ऊपर जो रिसर्च और एनालिसिस होगा वो इस सेंटर के द्वारा किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जो सपना है कि दिल्ली को भी एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, मैं समझता हूं अगर हम भविष्य की बात करें, अगर फ्यूचर की बात करें तो आज उसकी नींव, उसकी हमने फाउंडेशन हमने रख दी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली सरकार, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और इस सेंटर फॉर सस्टेनेबल तो उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पत्र लिखा है। उन्होंने ये मांग की है कि वैक्सीन के लिए उम्र की सीमा को खत्म किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।